नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर पंचकुला से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी में कई नेताओं को शामिल कराया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। दूसरी खबर झज्जर से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बजट का स्वागत किया। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां 10 करोड़ के बैंक घोटाले पर सीबीआई ने बिल्डर के घर छापेमारी की है। चौथी खबर अंबाला से, जहां धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली खबर, जहां पर कांग्रेस पर सीएम ने जमकर निशाना साधा, और इसी बीच आपको बता दें कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया गया है। और वहीं आपको बता दें गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं डिप्टी सीएम, और ओपी धनखड़ ने बजट की तारीफ की है। दूसरी खबर, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्डर पर सीबीआई की रेड पड़ी है, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई। वहीं करीब 150 करोड़ की धोखाधड़ी का पूरा मामला और 150 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है। कैसे और किस तरीके से ठगी की गई है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 4 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। तो पहली खबर पंचकुला से, जहां पंचकमल बीजेपी कार्यालय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, और इस दौरान पंचकुला में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक नारायणगढ़ से पूर्व विधायक पवन और राठौर से यूथ कांग्रेस के नेता संदीप राणा ने बीजेपी का दामन थामा। मुख्यमंत्री ने दोनों नेता को बीजेपी में शामिल करवाया। वहीं सीएम ने कहा है कि तमाम कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेसी ने अपनों को रेवाड़ियां बांटने का काम किया है। किसानों ने कौड़ियों के भाव जमीन ली जाती थी, और हमने ई भूमि पोर्टल से लूट को बंद करने का काम किया। वहीं बेरोजगारी को लेकर भी कांग्रेस खुद आंकड़े बढ़ाती है। 1 महीने में 24% आंकड़े बढ़वाकर खुद फंस गए। तो कांग्रेस पर सीएम मनोहर लाल ने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें पंचकुला पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंचकुला दौरे पर थे आज सीएम, और इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का हाथ थामा है। कार्यकर्ता नहीं, नेता भी थे जी। जी सत्यव्रत जी, कार्यकर्ता तो ग्राम स्तर पर से रोज ही जुड़ते हैं जी, लेकिन बड़े नेताओं की भी आज ज्वाइनिंग हुई है। उनके लिए मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में ये बड़ा काम हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना और करना है वो एक है। उसी से पार्टी, दूसरी पार्टी, बाकी सब लोग उनकी इस पॉलिसी से प्रभावित होकर दिन प्रतिदिन भाजपा का कुनबा बड़ा हो रहा है। और इसके लिए हम मोदी जी और मनोहर जी की ये डबल इंजन की सरकार का श्रेय देते हैं। इनके कारण से भाजपा का कुनबा निरंतर आगे बढ़ रहा है, और हरियाणा एक बार फिर तीसरी बार मोदी जी को केंद्र में बैठाने के लिए अपने यहाँ की 10 की 10 सीटें उनको देने के लिए तैयार हैं। और उसी के लिए हरियाणा अपनी तैयारी कर रहा है, भाजपा अपनी तैयारी कर रही है। सरकार की नीतियों से भी लोगों को ये विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि निश्चित रूप से ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका कोई भारत में विकल्प नहीं है। और सब लोगों को अब मिलजुल कर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए कृत संकल्प है। जी ठीक है सत्यव्रत जी, लौटूंगे आपके पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई नेता और कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। वेद प्रकाश जी, ये होता रहता है राजनीति में। राजनीति में लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार जाते हैं। कोई जनाधार वाला नेता किसी दल में जाता है तो निश्चित रूप से उसको फायदा होता है, और कार्यकर्ता भी जाता है तो भी कुछ थोड़ा बहुत फायदा होता है। ये चलता रहता है। और जब भाजपा आज भी सत्ता में रहने के बाद भी, हरियाणा में 9 साल सत्ता में रहने के बाद भी बाहर के लोगों पर आश्रित है सत्ता के लिए,
तो सहज अनुमान लगा लें कि उनकी स्थिति क्या है। जी। और सत्ता बल पर शामिल करना बड़ा आसान है, पर हरियाणा की जो राजनीतिक स्थिति है उसके लिए भाजपा के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। 2019 में भी अनुकूल नहीं थी, अब भी अनुकूल नहीं है। और मुझे लगता है कि भाजपा हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भी बुरी तरह हारेगी और विधानसभा चुनाव में भी बुरी तरह बिल्कुल हारेगी। वेद प्रकाश जी, स्थिति अनुकूल नहीं है तो क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? कौन जा रहा है बताइए सही, कौन इतना, मुझे तो मालूम भी नहीं कौन चला गया। आप नाम बताइए कौन चला गया, तभी तो मैं टिप्पणी कर सकूंगा जी। अब यूं कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और आप उसको बहुत बड़ा नेता घोषित करते तो उसका तो कोई इलाज मेरे पास है नहीं। कोई गया होगा, मुझे मालूम नहीं कौन गया है, पर कोई चला जाए उसको कहो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, तो कहने से क्या होता है, वो तो पता तो चले कौन गया है, उसका कितना बड़ा जनाधार है, तभी तो मैं कुछ बता सकता हूँ। बीजेपी के बहुत विधायक, पूर्व विधायक कांग्रेस में भी आए हैं, रोज आ रहे हैं बीजेपी के नेता लोग, तब आप लोग कभी नहीं पूछते कि बीजेपी के नेता क्यों आ रहे हैं। और कांग्रेस का कोई एक छुटमुट भाई कोई चला गया तो आप कार्यक्रम में जुट जाते हैं। आपने कभी बताया हिसार से, जींद से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, अंबाला से पिछले एक सप्ताह में ही कितने भाजपा और दूसरे दलों के नेता कांग्रेस में आए हैं? क्या कभी आपने कोई प्रतिक्रिया ली किसी से? क्योंकि आप लोगों का एजेंडा है कि कोई एक छोटा सा आदमी भी भाजपा में शामिल हो जाए, मुझे बहुत बड़ा नेता बनाना। आप बनाइए, आपका अधिकार है, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है जी। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी कांग्रेस में तो बहुत लोग आ रहे हैं, डेली लोग आ रहे हैं। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए मैं कितने लोग कांग्रेस में आए हैं, कितने कोई कांग्रेस वाला भाजपा में गया है, कोई इक्का दुक्का चला गया होगा। मैं इस बात से नहीं कह रहा कि नहीं गया होगा, पर कोई बहुत बड़ा नेता कोई जाता तो मुझे पता तो होता जी। असाधारण कार्यकर्ता जाते रहते हैं इधर उधर, अपने राजनीतिक हित होते हैं, अपने कारण होते हैं, सत्ता का एक आनंद होता है, उसमें लोग चले जाते हैं, स्वाभाविक है। मुबारक हो भाजपा को जाना। जी जी। वेद प्रकाश जी, लौटेंगे आपके पास। सत्यव्रत जी, आपने वेद प्रकाश जी को सुना और कहा कि इसका असर कोई, वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में नहीं पड़ेगा। देखिए वेद प्रकाश जी डबल बात करते हैं जी। एक तो कहते हैं कि भाजपा के जीतने की संभावना नहीं है, और फिर कहते हैं कि भाजपा के लोग कांग्रेस के लोग ऐसे चले जाते हैं। तो जब भाजपा का माहौल ही नहीं है तो आपका माहौल है, आपके लोग भाजपा में आ रहे हैं, तो फिर माहौल किसका हुआ? माहौल तो जब जिधर को छोड़कर आ रहे हैं वहां का हुआ ना। और बीजेपी का तो कोई व्यक्ति कांग्रेस का आया होगा, वो कांग्रेस की तरफ चला गया होगा, लेकिन बीजेपी का तो कोई व्यक्ति कहीं नहीं गया। अब नहीं, पिछले सालों से नहीं गया, कहीं कोई एडजस्ट नहीं हुआ। और एडजस्ट वो गया भी तो कहीं एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि इनकी अपनी शैली है, भाजपा की अपनी शैली है। भाजपा की रीति नीति में रचने बसने वाला व्यक्ति दूसरी जगह कहीं कोई एडजस्ट नहीं होता। हम समावेशी संगठन के लोग हैं, हम सबको अपने साथ बुलाकर उनके उचित काम और उनका मान सम्मान देने का जो काम होता है वो हम करते हैं, उससे लोग प्रभावित हैं। वहां तो जो एक बार स्थापित हो गया दूसरे व्यक्ति का नंबर आता नहीं है, और जब आता नहीं है तो फिर वो रुकता कौन है वहां। इसलिए ये कहना कि सामान्य व्यवस्था है, ये सामान्य व्यवस्था नहीं, ये अमृत काल जो देश का चला है इसमें बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, सत्ता आधार पर भी, समाज आधार पर भी और राजनीति आधार पर भी। इसके लिए समाज जागरूक हो गया, और जागरूक समाज यह अपना भला बुरा स्वयं विचार करने लगते हैं। इसलिए इस बारे में मैं तो यही कहूंगा कि जो आगे उनका स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी के परिवार का बड़ा महल है, उसमें कितने लोग आएंगे समाएंगे, बड़े दिल वाले लोग हैं, इसलिए अनेक प्रकार के लोगों को अपने अंदर समाहित करने का उनके पास मादा है। इसलिए वेद प्रकाश जी की बातों का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए कि वेद प्रकाश जी कह रहे कि हमें ही नहीं पता तो जब विष्णु गया था तो भी नहीं चला होगा, राव इंद्रजीत सिंह गए तब भी नहीं पता चला होगा,
जब वीरेंद्र सिंह गए तो भी पता नहीं चला होगा। तो जाने वाले तो जाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, इसीलिए संभाल नहीं पाती। इसलिए यदि संभाल होती तो एक एक व्यक्ति की जानकारी होती कि आज कौन कहाँ खड़ा है। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटेंगे आपके पास। वेद प्रकाश जी, सत्यव्रत जी को जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैंने पूछा है ना कौन गया, बताइए सही। सत्यव्रत जी नाम बता देते, पर कोई नाम नहीं बता रहे, और वो कहते हैं कि भाजपा का कोई नेता नहीं गया। मैं तो आपको बता रहा हूँ, पूरी लिस्ट दे सकता हूँ आपको कि भाई पिछले सप्ताह के अंदर कितने लोग शामिल हुए हैं कांग्रेस के अंदर। अब ठीक है, जब वो आप ये कह देंगे तो कांग्रेस ही था, अर्थात कोई फिर तो भाई भाजपा का तो कोई है ही नहीं। भाजपा के तो जितने आपने नाम गिनाए हैं, जितने आपके साथ, नहीं सुन लीजिए ना शास्त्री जी, जितने आपने नाम गिनाए हैं, आपके आधे सांसद कांग्रेसी है, आपके आधे से ज्यादा विधायक कांग्रेसी हैं। तो आप कह देंगे जब भी ये वापिस भी जाएंगे तो आप कह देंगे कि भाई हमारे कहाँ गए हैं, कांग्रेस के गए हैं। आपके पास तो हरियाणा में कुछ है ही नहीं ना, आप तो उधार की पार्टी है। अब वो कुछ लोग कांग्रेस के हैं, कुछ इनेलो के हैं, वो कब तक आपके साथ रहेंगे? और जब चले जाएंगे तो आप बड़ी सुविधा से कह देंगे कि ये तो भाजपा के मूल कार्यकर्ता ही नहीं थे, कांग्रेस के थे, कांग्रेस में वापिस चले गए, इनेलो के थे, इनेलो में वापिस चले गए। तो आपका हरियाणा में कुछ है ही नहीं ना आपके पास कार्यकर्ता है, ना आपके पास नेता है। हाँ, परिस्थितियों बस आपने खरीद कर सत्ता बल पर, आईटी के बल पर, ईडी के बल पर, सीबीआई के बल पर अपना निश्चित रूप से एक महल खड़ा किया है, पर वो महल आपका इतना ठगमगाया हुआ है कि एक पत्थर खिसकते ही आपका खिसक जाएगा। और आप इंतजार कीजिए, आपके आधे से ज्यादा सांसद ही हमारी पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं। आप जरा इंतजार कीजिए ना, 7-8 महीना और रुकिए, पता चल जाएगा कौन भाई कांग्रेस में रुकेगा, कौन बीजेपी में रुकेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, और किसकी बात सही है, किसकी गलत है। आप पिछली बार भी आप 75 पार का नारा दे रहे थे, परंतु आपकी 40 सीट सिमट कर आ गई। हमको तो आप 2 सीट दे रहे थे, फिर भी हम 31 पर आ गए। तो शास्त्री जी धैर्य रखिए, आपने पंचायत चुनाव भी अपने सिंबल पर लड़कर देख लिए, आपने जिला परिषद के चुनाव लड़े, आपने नगर निकाय के चुनाव आपने लड़े, तो आपको पता चल गया कि आपकी सिंबल पर चुनाव लड़ने से कितने आपको वोट मिले, कितना आपको जन समर्थन है। और बुरी तरह हार खाने के बाद भी आपने खरीद कर फिर भी अपने मेयर भी बना लिए, नगर पालिका का अध्यक्ष भी बना लिए, और आपने जिला परिषद के भी बना दिए खरीद फरोख्त कर। तो सत्ता की चाशनी से आप कब तक अपना महल को खड़ा करेंगे? आप खड़ा कीजिए, हमें क्या आपत्ति है। मैंने तो नाम पूछा है कि वास्तव में मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे मालूम होता तो मैं बता देता, क्यों मैं तो कभी आया गंभीर टिप्पणियां करता नहीं हूँ जी। और कोई आवश्यक नहीं है कि भाई आदमी को तुरंत घटना हुई और तुरंत पता चल जाए। इसलिए मैंने आपसे नाम पूछा था कि आप नाम बताएंगे तो मैं जरूर टिप्पणी करूंगा कि भाई किस कद का था, कौन गया है। ठीक है वेद प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो झज्जर में बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी शिरकत की। धनखड़ ने बीजेपी का स्वागत करते हुए कहा कि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा का बजट देश भर के राज्य में सबसे बेहतरीन बजट साबित हुआ है। इसमें कई परियोजनाएं शुरू करने के लिए बजट निर्धारित किया गया, साथ ही बुढ़ापा पेंशन को भी बढ़ाया गया। धनखड़ ने कहा है कि इस बार का बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 11% बढ़ा। उन्होंने कहा आगामी 6 अप्रैल तक हरियाणा में सभी पन्ना प्रमुख बना दिए जाएंगे, जो लोगों के बीच जाकर बीजेपी की नीतियों का प्रचार करते हुए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और 6 अप्रैल तक हम सब पन्ना प्रमुख बनाकर उनकी कार्यशाला करने के लिए कटिबद्ध हैं। और एक दिन एक समय सुबह 9 बजे हम 5 लाख पार्टी के ध्वज एक साथ फहराएंगे। ये हमने निर्णय किया है और उस निर्णय पर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और 26 तारीख को प्रधानमंत्री की 98वीं मन की बात है, वो हम सुनेंगे। और उसी दिन हर शक्ति केंद्र पर जब बात सुनेंगे तो हम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी पहली बार जो है वो नीचे तक, गांव के स्तर तक पढ़ा जाएगा।
तो खबर गुरुग्राम के सेक्टर 70 एरिया से है, जहां 10 करोड़ के बैंक घोटाले पर सीबीआई ने बिल्डर के घर छापेमारी की। आपको बता दें कि छापेमारी से घबराकर बिल्डर ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद बिल्डर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सीबीआई का कहना है कि वह गुरुग्राम के कई और ठिकानों पर भी ऐसी छापेमारी कर सकती है। तो साइबर सिटी में सीबीआई की छापेमारी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। गुंजन, क्या कुछ अपडेट है? छापेमारी लगातार की जा रही सीबीआई की तरफ से, क्या जानकारी है आपके पास? सीबीआई की तरफ से गुरुग्राम में लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दूं, ये गार्डोनिया नाम की एक कंपनी है जिसने यूनियन बैंक से कुछ साल पहले लोन लिया था, जिसके बाद उसमें कंपनी एनपीए घोषित हो गई। लेकिन लगातार एनपीए घोषित होने के बाद भी कंपनी फ्लैट बेचती रही, जिसके बाद अब कंपनी पर कार्यवाही हुई है। और सीबीआई की कार्यवाही देखिए, कल बीते दिन सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर के 6 जगहों पर 6 इलाकों पर छापेमारी की, जिसमें से एक इलाका गुरुग्राम के सेक्टर 70 का ये इलाका था, जहां छापेमारी की गई। और ये छापेमारी संजीव शर्मा के घर की गई। संजीव शर्मा इस कंपनी का डायरेक्टर बताए जा रहे हैं और सीबीआई ने बीते दिन ये छापेमारी की। हालांकि सीबीआई जब छापेमारी कर रही थी और जब सीबीआई के लोग संजीव शर्मा के घर पहुंचे, तो संजीव शर्मा ने डर की वजह से अपनी बालकनी से दूसरी मंजिल से छलांग लगा ली, जिसके बाद उन्हें अब गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही देखिए, 190 करोड़ रुपए का ये बैंक घोटाला सामने आया है और 190 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। ऐसे में इतनी बड़ी रकम का बैंक घोटाला सामने आया है, तो जाहिर तौर पर सीबीआई की जांच इसमें लगातार जारी है। और पिछले काफी समय से सीबीआई इस पर लगातार कार्यवाही कर रही थी, जिसके बाद अब दिल्ली एनसीआर के 6 ठिकानों पर कल छापेमारी की गई है, जिसमें से एक इलाका गुरुग्राम के सेक्टर 70 का भी आता है। जी बिल्कुल गुंजन, देखिए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि ये कोई कम रकम नहीं है और ऐसे में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल सीबीआई की तरफ से वो और कौन से ठिकाने जिस पर छापेमारी की जाएगी, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है? जो देखिए, अभी तक साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई किन और ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है, लेकिन 190 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला सामने आया है, तो जाहिर तौर पर सीबीआई इस पर कार्यवाही कर रही है। और ये देखा जा सकता है कि अब और ऐसे कई और ठिकानों का पता लगाकर उस पर भी छापेमारी सीबीआई की जाएगी। जी बिल्कुल गुंजन, क्योंकि जिस कारोबारी के यहाँ पर छापेमारी सीबीआई द्वारा की गई है, जिसने छलांग लगाई है छत से, फिलहाल उसकी हालत क्या है? तो देखिए, फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बीते दिन जब सीबीआई के अधिकारी वहां पहुंचे, तो उसने डर की वजह से बालकनी से कूदकर वो बचने के लिए वो बालकनी से कूदा। लेकिन जब वो बालकनी से कूदा तो उसकी हालत, उसे काफी चोट लगी और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक है, लेकिन सीबीआई के अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि उससे पूछताछ की जाए। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो अभी फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जी बिल्कुल गुंजन, क्योंकि एक बिल्डर के यहाँ पर कार्रवाई की गई, क्या इस पूरे मामले में अन्य कोई बिल्डर भी शामिल है? क्या अन्य बिल्डरों के यहाँ पर भी सीबीआई छापेमार कर सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुग्राम में और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कल 6 ऐसी जगहों को स्पॉट किया गया, जो ये इसी कंपनी से जुड़े ये बिल्डर थे। और इसी कंपनी से जुड़ी 6 ऐसी जगहों पर सीबीआई की छापेमारी की गई है। साथ ही देखिए, 190 करोड़ रुपए का ये बैंक घोटाला है, तो जाहिर तौर पर सीबीआई इस घोटाले में अपनी जांच जारी रख रही है। और देखने को ये मिल सकता है कि आगे गुरुग्राम में स्पेशली हम देखें, क्योंकि गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे में जब कंपनियां आती हैं और कंपनियां बैंक से लोन लेती हैं, तो बैंक करप्ट हो जाती है और लोन नहीं चुकाती। ऐसे में अब सीबीआई जो है इस पर सख्त रुख अपना रही है और हमें सीबीआई की ऐसी और छापेमारी गुरुग्राम में और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल सकती है। जी ठीक है गुंजन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो खबर अंबाला से, जहां पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गुजरात में बन रहे धोलेरो प्रोजेक्ट में से मिलने वाले लाभ से रुपए दोगुना करने का लालच लेकर अंबाला समेत कई स्थानों के 500 से अधिक लोगों से 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें मुख्य रूप से पूर्व सैनिक शामिल हैं। इस संबंध में पीड़ितों ने एसपी को शिकायत देते हुए नेक्सा एवरग्रीन प्रो लिमिटेड कंपनी के नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो करीब 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा मामले में पूर्व सैनिक भी शामिल हैं और पैसा डबल करने का लालच देकर करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच और कार्रवाई की जा रही है। तो मामले में पूर्व सैनिक भी शामिल है। एक कंप्लेंट माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्स सर्विसमैन ने नेक्सा कंपनी में कुछ पैसे लगाए थे, जो इनको 20 महीने बाद 50,000 के 81,000 मिलने थे। तो कुल मिला के 400-500 आदमियों ने इसमें ये फ्रॉड हुआ है और जैसे भी तथ्य सामने है कार्रवाई की जाएगी। करीब 150 करोड़ के आसपास बताया। मेरा अगर देखा जाए, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने जो दुलेरा SIR के नाम पे मेरे से खुद से 40 लाख रुपए इन्होंने ठगे है। हमारे को मतलब जमीन का झांसा देके, और जो MD थे इनके सुभाष बिरजानिया, उन्होंने मतलब इस मामले को बोला है कि हम लोग भी फौजी हैं और आप लोग भी फौजी हो, तो हम आपको इस पैसे का डबल करके देंगे, और अगर आप जमीन खरीदना चाहते हो तो वहां से जमीन भी खरीद सकते हैं। जो नेक्सा एवरग्रीन कंपनी है उसके नाम पे फ्रॉड हुआ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है दलेरा SIR, उसके ऊपर इन नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था कि हम जहाँ पे लैंड परचेज करेंगे और उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो हम आपको देंगे। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।